Hello students, Namaste, hope all of you are well. This is the first lecture of electrochemistry, class 12, chapter number 3, electrochemistry. Now many of you have a question in mind, so new chapter, please tell us something about this electrochemistry. What is this electrochemistry? Electrochemistry, that branch of chemistry in which we deals or study about the relationship between the interconversion of electrical energy to chemical energy or its vice versa. So here I have already written about the electrochemistry. You can go through it. Electrochemistry, that branch of chemistry in which we deals or study about the relationship between the interconversion of electrical energy to chemical energy और vice versa. कहने का मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेंगे वो केमिस्ट्री का ब्रांच जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या यूजेस है क्या नहीं है। तो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज हम हर जगह करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि अगर नेपोलियन के टाइम में आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा हो तो उस समय में एल्युमिनियम की कीमत बहुत ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू गोल्ड। गोल्ड से बहुत ज़्यादा हाई रेट का एल्युमिनियम था। और आज आपको पता है कि एल्युमिनियम की क्या कीमत है। हम लोग जो टिफिन ले जाते हैं तो उसमें एल्युमिनियम के फॉइल में हम लोग फोल्ड करके ले जाते हैं और खाने के बाद उसको फेंक देते हैं। बहुत सारे बर्तन हमारे घर में हैं जो एल्युमिनियम के। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर उस समय में ऐसा क्या था कि एल्युमिनियम का रेट इतना हाई था। तो बच्चों उस समय हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, और आज जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ज्ञान है जिस वजह से हम लोग आज कितने सारे यूटेंसिल्स जो एल्युमिनियम से बना लेते और गोल्ड की कीमत इतना ज़्यादा है। ये रीजन आप सोचिए उस समय में नेपोलियन के टाइम में कितना ज़्यादा हाई रेट रहा होगा एल्युमिनियम का, बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज आपको पता है कि हम लोग वायरलेस चार्जर यूज करते हैं, उसके अंदर में कॉपर के कॉइल्स में। दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपके गाड़ी में जो बैटरी लगी हुई है फोर व्हीलर के अंदर में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू कैन रन योर कार। हर जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब याद आ जाइए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सर समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिना आज के डेट में थिंक करना भी मुश्किल है। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। आई थिंक बहुत प्रीवियस स्टैंडर्ड 7 8 से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड सुन रहे हैं कि एक यूटेंसिल्स या एक आप एपरेटस के अंदर में कोई भी सॉल्ट डालते हो, सॉल्ट में 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हो, फिर बैटरी से कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो उसमें कैटायन एनायंस जो इलेक्ट्रॉड्स पे डिप करते हैं, इससे ये प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये बचपन से आप पढ़ते हैं। इसमें इस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग हाई नॉलेज लेंगे, स्टैंडर्ड नॉलेज लेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत सारे बच्चे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस वर्क, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क नहीं समझ पाते। रीजन क्या है कि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक, नेचुरली। आपको पता है कि झरना ऊपर से नीचे पानी गिरता है, क्या नीचे से ऊपर गिर जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा पानी? नहीं जाएगा ना। तो जो ऑटोमेटिकली जो नेचुरली होता है दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन अगर हमें इस पानी को नीचे से ऊपर भेजना है, जैसे हमारे घर में आप देखते होंगे छत के ऊपर में हमारे पानी का टंकी होता है और उसमें हमको पानी पहुंचाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर के स्विच को ऑन करते हैं। मोटर के स्विच को ऑन करते हैं तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स के कारण हमारा पानी जो है टंकी के ऊपर में चढ़ जाता है। तो आप कह सकते हो इस तरीके से कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस नेचुरल अकरिंग रिएक्शन, जो ऑटोमेटिकली आपने काम दिया ऑटोमेटिकली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जिसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके जो रिएक्शन अगर होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले आप लोगों को याद होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या? आप लोग सेल जानते हो,
बैटरी जानते हो, बहुत सारे टाइप्स के बैटरी भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कोई भी it consists of two metallic electrodes dipping in a electrolytic solutions. It consists of two metallic electrodes. It consists of two metallic electrodes dipping in a electrolytic. अब बोलोगे सर ये क्या होता है, ये तो नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने ले लिया। एक मेटल का नाम डाल दीजिए जिंक और दूसरे मेटल का नाम डाल दीजिए कॉपर। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने ले लिया, जिंक और कॉपर। इसको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब बोलोगे कि सर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये भी बता देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है जिसमें आयंस, उसको एक्वस में डालने के साथ ही जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब बोलोगे सर वो कौन सा सॉल्यूशन है जो आपने एक्वस में डाला और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों को याद होगा आयनिक कंपाउंड्स या फिर आप लोगों ने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा होगा, द कंपाउंड्स व्हिच कैन डिसोशिएट इजीली हाइड्रोजन in aqueous solution is called strong acid and which dissociate hydrogen ion with difficulty is called weak acid. Similarly electrolytes are also there. कोई भी आयनिक कंपाउंड को अगर आप पानी में डालते हो अगर वो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और जो डिफिकल्टीज के साथ कन्वर्ट होते हैं आयंस में उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है वो इजीली एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाएंगे, तो वो सब के सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और जो डिफिकल्टीज के साथ केटायंस या आयंस में रिलीज होंगे वो सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद अमोनियम या फिर एसिटिक एसिड, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर हमने जस्ट सपोज कीजिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नाम मैंने दे दिया कॉपर सल्फेट CuSO4, बराबर। इस कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया, वही चीज है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो सेल बनेगा बच्चों उस सेल का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब फिर बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी भी नहीं समझ में आया, तो बच्चों फिर से एक बार सोचने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपके दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करने से जो आप लोगों को सेल ऑब्जर्व होगा, जो मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो तरह के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब वही मोटर आपने चालू किया बिकॉज ऑफ this electrolytic cell, the electrical energy is used to carry out a non-spontaneous reaction. मैंने अभी जस्ट बताया non-spontaneous reaction क्या होगा। दूसरा galvanic cell, the chemical energy of a spontaneous reaction is converted into electrical work. The chemical energy of a spontaneous reaction is converted into electrical होती है, मतलब यहाँ पर galvanic cell में जो है आपका spontaneous reaction होगा और इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में अप्रियंसेस किए जाए। तो बच्चों ये मेन है गैल्वेनिक सेल, इसी सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गैल्वेनिक सेल यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से बने होते हैं। द गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, ये दो हाफ सेल से बने होते हैं। अब बोलोगे सर ये हाफ सेल क्या होता है, नया वर्ड आ रहा है सर, हाफ सेल। ईच हाफ सेल कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एंड अ मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। तो बच्चों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया वर्ड आ जाए तो होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर टू हाफ सेल कैसे बनेगा वो देख लीजिए। जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट जो है जिंक सल्फेट है ZnSO4,
इस जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड शुरू किया, इसका Zn जिंक, ये जिंक का इलेक्ट्रोड, और ये मेरा कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट्स है CuSO4। इस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स को डिप किया। तो इस दोनों से जो हमें सेल मिलेगा, जो भी हमें रिएक्शंस मिलेंगे वो हाफ रिएक्शंस हाफ सेल मिलेंगे। तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के उसी के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिप करते हैं तो वहां पर हमको हाफ सेल मिलता है। तो गैल्वेनिक सेल जो है दो हाफ सेल से मिलकर के बने होते हैं, और हर एक हाफ सेल, ईच हाफ सेल कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ अ मेटालिक इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बच्चों डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पे आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट है ये समझना है कि अगर हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर उस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में उसी के मेटल को अगर हम डिप करेंगे तो हमें हाफ सेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट्स था, उसके अंदर में जिंक इलेक्ट्रोड्स को डिप किया। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट्स ये 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन, 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और दोनों के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया। तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर क्या ये जो जिंक सल्फेट है Zn2+ और SO4 2- में कन्वर्ट होगा, Cu2+ और SO4 2- में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, लेकिन कब होगा? ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब होगा। तो बच्चों यहाँ पर दिमाग आपको लगाना, सिंस ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स में आप लोगों को पता है अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं जिंक के इलेक्ट्रोड्स दे रहे हैं तो ये सल्फेट आयंस के आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, ये जिंक Zn जो है Zn2+। तो यहाँ पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसको आप इस तरीके से लिखिए, जिंक का इलेक्ट्रोड है मतलब वो सॉलिड है, बराबर। और ये जो है आपका जिंक सल्फेट जो एक्वस में है, तो सिंगल लाइन डाल करके Zn2+ में ये कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे डाल दीजिए एक्वस या 1 मोलैरिटी, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर कॉपर देख लीजिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट आपका Cu2+ है और इसके अंदर में आपका ये जो है आपका एक्वस है या 1 मोलैरिटी है, और ये Cu आपका सॉलिड है जो इलेक्ट्रॉड्स। तो बच्चों यहाँ पर ये दो चीज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यही इसका हाफ सेल, याद रखना बच्चों। अब हाफ सेल मैं बार-बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को ये वर्ड को ध्यान रखना है। जिंक सल्फेट में ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसको हमने सॉलिड के रूप में रिप्रेजेंट किया है और ये एक्वस में Zn2+। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडॉक्स? तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इस दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब Zn2+ Zn के पास जाएगा, Zn Zn2+ के पास जाएगा। तो अब कैसे जाएगा सर, दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो पहले आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऐसा इलेक्ट्रॉड जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वैसे इलेक्ट्रॉड्स को एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। ऐसा इलेक्ट्रॉड जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड कहेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रॉड जिस पर रिडक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से इलेक्ट्रॉड पे रिडक्शन हो रहा है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज्यादा लूज करेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर में आता जाएगा। यस यस और नो बच्चों? डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर जिंक है मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पर 2+ है, तो आपको क्या लग रहा है Zn 0 से 2+ होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इसका नाम डाल दीजिए एनोड। जिस इलेक्ट्रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिस इलेक्ट्रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए Cu2+ से Cu0 में जा रहा है, 2+ में 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन बच्चों रिडक्शन, क्योंकि 2 से 0 की तरफ जा रहा है। तो वैसे इलेक्ट्रॉड्स को हम लोग कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? जिस पर रिडक्शन होगा कैथोड
ये याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर में आपको पता है कि वो सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज लगेगा, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और वैसे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को एनोड कहेंगे। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, जिसके ऊपर में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, वो गेन करके जीरो चार्ज बना रहा है, तो वहां पर रिडक्शन होगा, और वैसे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कैथोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग समझ गए होंगे, एनोड और कैथोड। अब यहाँ पर बोलोगे कि सर ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा नहीं, ये Cu2+ को 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे Zn2+ पे हो रहा है, और यहाँ पे Cu2+ पे हो रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेगा? नहीं। इसके लिए हम लोग एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। ब्रिज का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर में हम लोग नाइट्रेट, चाहे आप अमोनियम नाइट्रेट डालिए, पोटाशियम नाइट्रेट डालिए, किसी का नाइट्रेट इसके अंदर में डाल दीजिए, ग्लास फुल यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि इस सॉल्यूट को, ये जो दोनों के सॉल्यूट्स हैं एक दूसरे को ट्रांसफर ना हो, यहाँ पे डिप करना है, इसको क्या करना है, डिप करना है। इसको जैसे ही आप डिप करोगे बच्चों, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, सर तब तो ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं बच्चों, ये सॉल्ट ब्रिज का काम है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ, मतलब बाहर में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना। इनडायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ये सॉल्ट ब्रिज करवा दी, क्योंकि इसके अंदर में मैंने आपको बताया, या तो पोटाशियम नाइट्रेट डाल दीजिए, अमोनियम नाइट्रेट डाल दीजिए, ग्लास फुल डाल दीजिए, ये इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन इस दोनों सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस है तो उसको ये सॉल्ट ब्रिज उसको बैलेंस करेगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए जिंक का ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम ये सॉल्ट ब्रिज करेगा, ना कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से उस इलेक्ट्रोलाइट में मूव करेगा। तो इट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना। तो यहाँ से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को देगा Cu2+ को, तो Cu2+ जो है Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको पता है जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला तो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी। और हाफ सेल जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि हाफ सेल क्या करता है, द हाफ सेल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों से सेपरेटेड है, द हाफ सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मींस ऑफ पोरस स्पॉट और अ सॉलिड ब्रिज। तो ये हाफ सेल जो है दोनों से सेपरेटेड है, आपको पता है पोरस ब्रिज, जो पोरस प्लॉट मैंने आपको बताया, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ग्लास वूल, या फिर ये सॉल्ट ब्रिज से इन दोनों को। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब इस चीज को हम लोग डैनियल सेल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो सही था, आपने अभी यहाँ पे बताया कि ये चलिए सही है हाफ सेल। अब इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैनियल सेल के रूप में लिखेंगे। अगर आप लोग चाहे इसको फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको नोटबुक में पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डैनियल सेल। अब बोलोगे सर ये डैनियल सेल क्या होता है? अभी जो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनोडिक कैथोडिक, किस तरह से एनोड होगा, किस तरह से कैथोड होगा, उसी चीज को अगर आप एक जगह कलेक्ट कर दें तो उसको डैनियल सेल कहते हैं। अब बोलोगे सर ये डैनियल सेल को लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि डैनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल क्या है? ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का एग्जांपल है, जिसके अंदर में 2 हाफ सेल होते हैं। इट कंटेन्स ऑफ 2 हाफ सेल। अब बोलोगे सर ये तो 2 हाफ सेल से बने हैं, राइट, जिसमें एक इलेक्ट्रोड्स जो है in which one containing an electrodes of zinc dipping in 1 molar solution of zinc sulfate।
जिसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन जो जिंक का बना होता है उसको 1 मोलर सॉल्यूशन जिंक सल्फेट के अंदर में डिप किया जाता है। तो जैसे आप डिप करोगे 1 मोलर सॉल्यूशन जिंक को, तो तुरंत ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन एट द हाफ शेल इज रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ पर मैंने तुमको क्या कहा कि जैसे ही मैंने आपको बताया ये हमारा जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, और इसके अंदर में हमने क्या दिया, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि तुरंत क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट दिस इलेक्ट्रॉन एंड इट इज डिनोटेड बाय एनोड, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर वही चीज, इसको लिखेंगे कैसे, तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये जिंक जो है सॉलिड के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, जैसे ही वो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स है ये कैटायंस में ब्रेक हो जाएंगे, तो ZnS ये सिंगल लाइन Zn2+ और यहाँ पर 1 मोलर सॉल्यूशन के बदले 1। ठीक उसी तरीके से the other half shell contains an electrons of copper dipping 1 molar solution of copper sulfate। तो जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रॉन्स को जिंक सल्फेट के अंदर डिप किया था 1 मोलर सॉल्यूशन के साथ, उसी तरीके से दूसरे हाफ शेल को कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप करेंगे, तो वहां पर रिडक्शन प्लेस करेगा, रिडक्शन takes place at this electron and it is represented as copper sulfate 1 molar solution और यहाँ पर CuS। तो ये आपका कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Cu2+ सिंगल लाइन Cu। तो याद रखना बच्चों, जब भी तुम लोग ये डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये वर्ड याद रखना कि कहां पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कहां पर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तुम लोगों ने देखा कि रिडक्शन में मैंने क्या किया, Cu2+ को आगे लिखा और Cu को पीछे लिखा। ऑक्सीडेशन में मैंने क्या किया, Zn को पहले लिखा और Zn2+ को मैंने बाद में लिखा। ये सिंगल लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहां पर ऑक्सीडेशन, कहां पर रिडक्शन। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सर ने जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स दिया तो हर जगह जिंक ही सल्फेट रहेगा। बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। बस याद रखना ये इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करने के बाद कौन सा एनोडिक होगा और कौन सा कैथोडिक रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कौन सा रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन ने प्लेस किया, मतलब ये एनोड पे रहेगा। कॉपर सल्फेट में जिसमें Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ये कैथोड पे रहेगा। इस दोनों को यहाँ पर, इस दोनों को हमने क्या किया था, सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया। सो द डैनियल सेल इज रिप्रेजेंटेड एज। अब डैनियल सेल को कैसे लिखोगे बच्चों, देखिए डैनियल सेल को लिखने के लिए पहले आप लोगों को याद रखना है, कोई भी डैनियल सेल को लिखने के लिए ABC बोलो कि सर ये क्या है ABC। A का मतलब हो गया एनोड, B का मतलब हो गया सॉल्ट ब्रिज और C का मतलब हो गया कैथोड। याद रखना ये वर्ड ABC। तो अगर आप डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ABC फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एनोड ब्रिज और कैथोड, ये वर्ड याद रख रहे हैं ABC। तो पहले आप एनोड को लिखोगे, तो एनोड में देख लो बच्चों क्या हुआ, एनोड में जिंक जो है हमारा जिंक सल्फेट को ZnSO4 1 मोलर। उसके बाद ये डबल लाइन जो है हम लोगों को सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट, हर बार तो इस तरह से डायग्राम बना के नहीं दिखाओगे ना, हर बार दिखाओगे तो फिर पूरा का पूरा नोटबुक भर जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को, जिसका मतलब इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो जिंक सल्फेट तुम्हारा एनोड, कॉपर सल्फेट तुम्हारा कैथोड। तो ZnS सिंगल लाइन ZnSO4 1 मोलर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन सिंगल लाइन कॉपर। तो इसके बदले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ZnS सिंगल लाइन Zn2+, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज और Cu2+ सिंगल लाइन Cu।
जिसमें ये डबल लाइन जो है आपका असफाल्ट ब्रिज जो आपको बताता है कि देयर इज एन इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो बच्चों ये था हमारा डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो आज के इस पूरे लेक्चर का आप लोग नोट्स बना लेना। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। बहुत लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत भारी लगता है। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम वर्ड टू वर्ड समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों को समझ में आना है। तो ये हमारा आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस पैंडेमिक सिचुएशंस में जो नॉलेज का है वो बेनिफिट उठा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।